नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार गिराने का इरादा छोड़ दे बीजेपी। पीएम से शिकायत के बावजूद नहीं हुई षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का सीधा हमला, देश को बर्बाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना से निपटने में बद इंतजामी और गिरती अर्थव्यवस्था का दिया हवाला। सैनिकों को पीछे हटा लेने के चीन के दावे पर विदेश मंत्रालय ने किया खारिज, कहा ईमानदारी से घटाए तनाव। मध्य प्रदेश के देवास में खड़ी फसल पर जेसीबी चलवाने के विरोध में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। कमलनाथ का ट्वीट, मामा के राज में एक बहन कर रही खुद को आग के हवाले। और दिल्ली में डीजल पर वैट में कटौती, 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हो जाएगा डीजल। सीएम केजरीवाल की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम पर लौटे लोग। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सभी इलाकों से चीनी सैनिकों की वापसी अभी पूरी नहीं हो पाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन गंभीरता से हमारे साथ काम करते हुए अपने सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करेगा। हम आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि चीन और भारत के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने सीमा पर अधिकतर स्थानों पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जमीनी स्तर पर तनाव घट रहा है। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के बयान से साफ है कि चीनी सेना की वापसी नहीं हुई है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के सैन्य कमांडर फिर से बैठक करके तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। They agreed that early and complete disengagement of the troops along the line of actual control and de-escalation from India-China border areas in accordance with bilateral agreement and protocols and full restoration of peace and tranquility was essential for smooth overall development of bilateral relations. उधर राजस्थान में जारी सियासी रस्साकशी के बीच सीएम गहलोत ने बीजेपी और बीएसपी दोनों पर करारा वार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी को सरकार गिराने का इरादा छोड़ देना चाहिए। ये समय लोगों की जान बचाने का है और बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीएसपी पर भी निशाना साधा और सीधे सीधे कहा कि बीएसपी बीजेपी का साथ दे रही है। इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी, कुछ सोच नहीं सकता। उनका एहसास अभी उनको है नहीं, तो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय अब वहाँ जाके क्यों बैठे हैं और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। पूरी तरह बीजेपी की जो तैयारियाँ हैं, बीजेपी ने वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के घेरे में बंद है। वहाँ पर कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसा संदेश आ रहे हैं। यहाँ 6 के 6 मर्डर हो गया है, तो मायावती जी की जो शिकायत है वो भी वाजिब नहीं है, क्योंकि मायावती जी के 2 विधायक अगर अलग होते तो शिकायत हो सकती थी उनको, क्योंकि 6 विधायकों ने खुद ने अपने विवेक से मर्डर किया, हमारी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद उनकी शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है सबको ही। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, सबको मालूम है। ऐसा तो हमारा कभी देखा नहीं भाई। और मायावती जी भी डर रही है उनसे, मजबूरी में वो बयान दे रही है।
इसके पहले दिन में जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकजुटता का संदेश देते हुए 14 अगस्त तक विधायकों के होटल में ही रहने की बात कही है। उन्होंने विधायकों से कहा कि आपकी एकजुटता की ही जीत होगी। ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्यौहार भी यही होटल में मनाया जाएगा। विधायकों के सभी कार्य होटल से ही होंगे। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों की क्षेत्रीय समस्याओं को तुरंत प्रभाव से हल किया जाए। राजस्थान की जनता, राजस्थान के नेता, राजस्थान के तमाम लोग चाहते थे कि संविधान का सम्मान हो और हमारे परिवार के मुखिया गवर्नर साहब ने अब डेट दे दी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी भी वक्त है। जो लोग राजस्थान के मान और सम्मान को समझते हैं, जो यहाँ के स्वाभिमान और बलिदान को समझते हैं, जो यहाँ के शौर्य को, सच्चाई और ईमानदारी को समझते हैं, जो राजस्थान की धरती के सच्चाई को समझेंगे, वो लोग निश्चित रूप से जो यहाँ से छोड़कर गए हैं कांग्रेस का साथ, वो निश्चित रूप से वापस आएंगे आला कमान से बात करके। तो वो जनता का सम्मान बढ़ाएंगे। नहीं तो वो लोग जो जनता को छोड़कर गए हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि हम हाथ के निशान से जीत कर आए, हमारी जिम्मेदारी है हाथ के निशान के साथ खड़े रहें, मरते दम तक खड़े रहें। यही हमारी जिम्मेदारी है और मुझे भरोसा है जो लोग गए वो अपनी गलती को मानेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे तो फायदे में रहेंगे। नहीं तो अब तक तो वो डायलॉगबाजी कर रहे थे, लेकिन जब जनता के विरोध का सामना करेंगे तो सारी डायलॉगबाजी खत्म हो जाएगी। बीएसपी के सभी 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। बीएसपी के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन अब पार्टी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सतीश मिश्रा की ओर से दलीलें रखी गई। हम यहां बता दें कि बसपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विलय कर लिया था। बीते दिनों बसपा की ओर से व्हिप जारी किया गया था कि विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, जिस पर विधायकों का कहना था कि वो अब कांग्रेस में है और अशोक गहलोत के साथ है। बसपा का व्हिप मान्य नहीं होता है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की ओर से 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पहले तो सत्ताधारी दल तय करेगा, फिर सदन में कार्यसूची तय होती है, उसके हिसाब से हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमारी भूमिका क्या हो। लेकिन अभी समय है। आपको लगता है कि अगर विश्वास मत हासिल करने की बात नहीं होती है तो क्या आप अविश्वास पत्र लाने की बात करेंगे? मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय खूब है विचार करने के लिए भी और करने के लिए भी। लेकिन दिन अभी कई बाकी हैं, करीब 15-16 दिन बाकी है, तो आपको लगता है कि तब तक जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बाड़ाबंदी में रहेंगे, रहना चाहिए, बाहर आएंगे? कितने दिन रखेंगे? मुझे लग रहा है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी नहीं होती, दीवारें ऊंचे नहीं होती, कब कब भाग चुके होते। बाड़े में भी कब तक रखेंगे? और बाड़े से बाहर आएंगे तो भी पढ़ेंगे ही। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। कल राफेल पर 3 सवाल पूछने के बाद आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल ने 4 पॉइंट्स ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया पर भी निशाना साधा है और एक वेबसाइट की खबर को टैग करते हुए लिखा है कि उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा।
उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका चीन की कंपनी डोंगफैंग को दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर केंद्र सरकार को राफेल सौदे की वास्तविकता को छुपाने पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से अनेक सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमान के लिए फ्रांस से करार किया था। मोदी सरकार ने किन कारणों से 126 के बजाय सिर्फ 36 राफेल खरीदने का फैसला लिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जिस राफेल विमान को 746 करोड़ रुपए में खरीद रही थी उसे 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया, ये देश को नहीं बताया जाना प्रमाणित करता है कि इस सौदे में भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन से स्वराज एक्सप्रेस ने बात की है। But Professor Kasturi Rangan, if you look at the national education policy in totality, it seems that it is aiming for too many things. What about the realizable targets? आज का जो भारत है उनकी number of dimensions, if you really look at it, the question of social transformation, the cultural changes, the economic changes that are taking place, industrialization that is taking place, our international role that is there, and ultimately the way in which we communicate, including languages, and the influence of technology on the various activities, including education. इनके जो number of dimensions है, it has considerably changed compared to what we had as a 1986 or 1992 policy. So obviously the number of dimensions is the one that will control the kind of issues we need to address, to what extent they are relevant in the context of education and how they can influence. So if this policy is a little bulky, it's a reflection of the complexity of the society for whom we are writing this. डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शनिवार रात 8:30 और 10:30 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। कोविड के कारण एक बहुत ही बड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। फ्लश सीजन अगले महीने से शुरू होगा। प्रोडक्शन जब कम थी, ये डिमांड डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हुआ। 25-30 हजार करोड़ का नुकसान देश के दूध किसानों को हो चुका है। सरकार को तुरंत इसकी एक निर्णय लेके आपको 1000 करोड़ रुपए का एक पैकेज तुरंत जाहिर करना चाहिए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। दिल्ली में डीजल पर वैट घटा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। उन्होंने वैट 30% से घटाकर 16.75% करने की घोषणा की है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो डीजल 82 रुपये का मिल रहा था वो अब 73 रुपये 64 पैसे का मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि लंबे वक्त से लोग तेल की कीमतों को घटाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया है।
इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को इजाजत दी गई है कि वो अपना काम शुरू करें। दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों ने मिलके अपनी मेहनत से, सावधानी से कोरोना के ऊपर हम सब लोगों ने मिलके काफ़ी काबू पा लिया है। लेकिन अभी अपने को निश्चिंत नहीं होना। सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब हम अपनी एहतियात बरतते रहेंगे क्योंकि कोरोना कभी भी बढ़ सकता है। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जनता पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के सभी सांसदों और विधायकों को वैट के विरोध में पत्र भी लिखा था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। आपने 10% की सीधी वृद्धि की थी, आज जिसको विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न ये भी उठता है कि आपने कौन सा वैट विड्रॉ किया है जो आप पिछले दिनों संक्रमण काल में लोगों पर बोझ डाल चुके हो, जिससे आपने लोगों की जेब से पैसे की कटौती की है, उसको आपने विड्रॉ किया है। तो ये मांग तो कांग्रेस पार्टी लगातार उठाई रही थी और जनता का दर्द आप नहीं समझ पाए थे, केजरीवाल जी समझ नहीं पाए थे, उस दर्द को हमने उठाया। ये लड़ाई हालांकि अभी भी अधूरी है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी भी पेट्रोल पे इन्होंने वैट को कम नहीं किया है। एक्साइज की ड्यूटी की भी लड़ाई कांग्रेस। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में जया जेटली ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। फिलहाल कोर्ट ने जया जेटली की याचिका को मंजूर करके निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा। इसके पहले 20 साल पुराने रक्षा सौदा रिश्वत मामले में दोषी जया जेटली समेत 2 अन्य को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अभिनेत्री रिया चतुर्वेदी की याचिका का विरोध बिहार सरकार भी करेगी। जल्द ही इस मामले में बिहार सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पैरवी करेंगे। रिया की याचिका के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने वाली पीआईएल को खारिज कर दिया है। पुलिस ने याचिकाकर्ता अलग प्रिया से कहा है कि पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अलग प्रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की नसीहत भी दी है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के देवास में गुरुवार को एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। सतवास थाना क्षेत्र के अतवास में अतिक्रमण के खिलाफ महिला की जमीन पर कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद उसने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित महिला के पति ने कहा कि अधिकारियों ने उसके खेत से जोड़ने वाली सड़क को काटने की कोशिश की है, जिससे उसका परिवार परेशान है। आत्मदाह की इस घटना में महिला 20% तक झुलस गई है। उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भी हमले की भी खबर है। पुलिस ने बाद में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 11 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मेरे खेत में सोयाबीन में से सीधी रास्ता निकाल रहे थे तहसील विभाग के कुछ पटवारी और कुछ उनके साथ पक्ष वाले लोग। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं मैडम के पास गया था, रास्ता निकाला जा रहा है, उसको रोको। मैं घर नहीं पहुंचा, उससे पहले मेरी मिसेस ने आग लगा ली। अपने आप को कैसे लगी, क्या लगी, मैं वहाँ पर नहीं पहुंचा, उनसे भी मेरी बात नहीं हुई, पर उन्होंने आग लगा दी अपने आप को।
तहसीलदार और उनकी टीम पटवारी सहित पुलिस के साथ रास्ते का वो निराकरण करने के लिए गए थे, रास्ता खुलवाने के लिए। उसी समय उनके बीच कुछ विवाद हो गया, उसमें एक महिला ने आग लगा ली और पत्थरबाजी हो गई, जिसमें से उस महिला को तत्काल बुझाया और वहाँ जो मौजूद थे लोग उन्होंने उसकी आग को बुझा दिया। जली नहीं है, वो मामूली झुलसी है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज कराया गया और जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ थाना सतवास में अपराध पंजीबद्ध कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला के खुद को आग लगाने की कोशिश करने की घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि बेहद दुखद तस्वीर, जो खुद को मामा कहलवाते हैं, उनके राज्य में आज एक बहन खुद को आग के हवाले कर रही है। देवास जिले के सतवास में खड़ी फसल पर जेसीबी चलवाने का विरोध करते हुए एक बेबस महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। घायल महिला का संपूर्ण इलाज सरकार करवाए, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद हो। वहीं देवास की घटना पर देवास से कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, शवराज सरकार की उल्टी गिनती शुरू। देवास जिले के सतवास में खड़ी फसल पर जेसीबी चलवाने के शिवराज के फैसले का विरोध करते हुए एक बेबस महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। किसान विरोधी शवराज सरकार का जंगल राज। उधर मुंबई के बोरीवली में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने महंगे बिल के खिलाफ मोर्चा निकाला और अडानी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। मनसे के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कंपनी ने जो बिल भेजे हैं वो 3 गुना ज्यादा है। मनसे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन के चलते जनता घरों के भीतर है, ऐसे में बिल कहां से जमा होंगे। सीधी सीधी मांग है कि जो 1000 रुपये का 4 गुना बिल बढ़ाया है उसको नॉर्मल 1000 रुपये लाओ और 1000 रुपये से उसको 50% डिस्काउंट दो। जो आप CSR फंड यूज़ करते हो, जो PM केयर में उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए, ये देखिए शिवसेना को सौजन्य किया है। ये राशन बांटने के लिए गजानन कीर्तिकर शिवसेना के लिए सौजन्य अडानी ने दिए, तो उससे अच्छा जनता को लाइट बिल कम दीजिए, जनता खुश हो जाएगी, आपको आशीर्वाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विकास के दावों की पोल खुल गई है। यहां जसपुर जिले में सिस्टम की लचर व्यवस्था नजर आई। दरअसल यहां एक गरीब महिला को खाट में ढोकर 4 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां से उसे निजी वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। असल में यह घटना जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड की है, जहां ग्राम जबला तांबा कछार की महिला को किसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन महिला को इसके बाद भी इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद महिला को होली क्रॉस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोला और सियासत की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस और फिर 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है और एक बार फिर कांग्रेस ने राज्य की सत्ता संभाली है।
जशपुर के बकीजा जिला की घटना से पूर्व की रमन सरकार के विकास के दावों की पोल खुल जाती है। बगीचा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव, पारा, टोला, मंजरा है जहां 15 साल में सड़क नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाई, शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया, शिक्षा नहीं पहुंच पाई, रोजगार नहीं पहुंच पाई और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह के विकास के झूठे गुणगान कर रहे थे। सरकार के पास ये पैसा नहीं, मुझे तो जानकारी है ना, पंचायतों से लेकर और नगर निगमों तक किसी भी प्रकार के कोई निर्माण के काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार के पास ये पैसा नहीं है। खाली जिसमें स्वार्थ है सरकार में बैठे हुए लोगों का या सरकारी पार्टी के नेताओं का, सिर्फ वही काम हो रहे हैं। आम जनता को जिससे फायदा होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या को लेकर एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 तक राज्यवार बाघों की जनगणना का विवरण जारी किया गया। इसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 49 से घटकर मात्र 19 बाघ ही रह गए हैं। देश भर में जहां बाघों की संख्या में 33% का इजाफा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में 60% की कमी आई है। बाघों की कमी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाघ का अवैध शिकार छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा राज में अनवरत चल रहा था। इसके परिणामों का खुलासा केंद्र सरकार ने खुद किया है। तो वहीं भूपेश सरकार मंत्री रविंद्र चौबे ने पिछली सरकार की तुलना में कहा कि मौजूदा समय में बाघ की संख्या अधिक है। इन दोनों बयानों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराई है। का श्रेय लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो फिर जो चीज़ों में खराब हुई है उसको भी स्वीकारने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। और ये दुखद है कि छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो इतना कमज़ोर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अयोध्या में 5 अगस्त के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। हम आपको यहां बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 लोग शिरकत करने वाले हैं। देश भर में 1 अगस्त को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना के कारण बकरीद की रौनक पहले जितनी नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6 बजे बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी अहम चीज़ों को लेकर पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। साथ ही लोगों से पैंडेमिक एक्ट का पालन करने की अपील भी की गई है। बता दें कि नमाज से पहले जामा मस्जिद को सैनिटाइज भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।